अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैलकुलेट द मास परसेंटेज ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स प्रेजेंट इन सोडियम सल्फेट। देखो भाई, मैं आपको तरीका बता रहा हूँ। जब आपके पास अलग अलग एलिमेंट प्रेजेंट हो किसी भी कंपाउंड के अंदर और हर एलिमेंट की निकालनी हो क्या मास परसेंटेज, तो उस कंडीशन में क्या करते हैं। सबसे पहले आप लोगों को पूरे के पूरे कंपाउंड का लिखना होगा मोलर मास। कितना, सोडियम का कितना होता है 46, प्लस सल्फ़र का कितना होता है 32, ऑक्सीजन का कितना होता है 16, लेकिन ऑक्सीजन कितना है यहाँ पर 4, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आ रहा है। देखो ये चीज़ कितनी हो गई, 100 हो गई ना, ये सॉरी 110 हो गई, ठीक, 110 142, हाँ या ना, ठीक है। अब आपको क्या करना है, आपको अगर सोडियम का निकालना है ना मास परसेंटेज, तो सोडियम की अमाउंट ऊपर, नीचे टोटल, मल्टीप्लाइड बाई 100, सल्फ़र की 32 और नीचे क्या 142 इंटू 100, 64 डिवाइडेड बाई 142 इंटू 100। यहाँ तक बात समझ में आई आप लोगों को। आंसर, ये इतना आसान क्वेश्चन था। मतलब मैं आपको बताऊँ, ये क्वेश्चन एक्चुअली प्रैक्टिस है, क्योंकि Na2SO4 के अलावा 1 करोड़ कंपाउंड हैं। हर कंपाउंड के अंदर जब क्वेश्चन किया जाएगा एलिमेंट की निकालिए मास परसेंटेज, तो इसी तरह निकलेगी। तो ये आपको तरीका बताया जा रहा है, ये फिक्स नहीं है कि Na2SO4 ही आपके एग्ज़ाम में आएगा। बहुत क्वेश्चन है, मेरी बात आपको समझ आई, यही चीज़ मुझे आपको बतानी थी। तो जिसका भी मास परसेंटेज पूछा जाएगा उसकी अमाउंट ऊपर और नीचे क्या रखना है आपको, नीचे रखना है टोटल और मल्टीप्लाई कर देना 100 से। तो ये निकल कर आएगी सोडियम की परसेंटेज, सल्फ़र की परसेंटेज, ऑक्सीजन की परसेंटेज। फिनिश। Determine the empirical formula of an oxide of iron which has 69.9% iron and 30.1% dioxygen by mass। अभी आपको कुछ देर पहले मैंने जब मास परसेंटेज पढ़ा रहा था वहाँ भी एक क्वेश्चन कर रहा था और फिर से ऐसा ही क्वेश्चन आ चुका है। इसकी फिर से टेबल बनेगी, शायद आपको कुछ याद आ जाए। वीडियो को पीछे ले जाकर भी देख सकते हैं, वहाँ मैंने एक इसी तरह का फॉर्मूला, मतलब इसी तरह का क्वेश्चन सोल्व किया था। कुछ ऐसे लिखा था कि एलिमेंट लिखना है आपको और फिर यहाँ क्या लिखना है, एटॉमिक मास डिवाइडेड बाय परसेंटेज एटॉमिक मास। एलिमेंट कौन कौन सा है, आयरन है और आपका जो है ऑक्सीजन है। आयरन की परसेंटेज कितनी है यहाँ पर 69.9 एटॉमिक मास, ऑक्सीजन की परसेंटेज कितनी है 30.1 डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास कितना होता है 16। ओके, आयरन का कितना होता है, आयरन का होता है 55.85। अब आपके पास क्या आएगा आंसर, यहाँ पर निकालना है आपको, इनको सॉल्व करना है। इसको डिवाइड करूँ तो क्या आ जाएगा 1.88। ओके, ये आएगा 1.25। जो भी आपके पास आंसर आता है आप लोग क्या करेंगे, इनमें सबसे कम देखना है कि सबसे कम किसका है। सबसे कम आ रहा है 1.25। आपको क्या करना है, एम्पेरिकल फार्मूला निकालने के लिए जो भी सबसे कम है उससे सबको डिवाइड कर देना है। 1.25 को 1.25 से ही, 1.88 को भी 1.25 से ही डिवाइड करना है। आपके पास ये आंसर आ जाएगा 1, ठीक है, और यहाँ आंसर आ जाएगा 1.5 के अराउंड। यहाँ प्रॉब्लम हो रही है कि Fe की नंबर आ रही है 1 और ऑक्सीजन की नंबर आ रही है 1.5। अब आप क्या करोगे, इसको इक्वल करने के लिए, दोनों को थोड़ा सा मतलब पॉइंट हटाने के लिए इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर दो, ये 3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, Fe2O3। बोलो बात समझ में आई या नहीं, क्लियर। ये आपका आंसर है, यही है एम्पेरिकल फार्मूला इसका। अगर ये होता 1.2 मैं छोड़ देता, 1.9 होता मैं 2 कर देता, लेकिन ये तो बड़ी प्रॉब्लम है ना, 1.5 आ गया। तो आप लोग क्या करोगे, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, इसको भी 2 से मल्टीप्लाई कर देना, ये आ जाएगा Fe2O3। आंसर आ चुका। इससे पहले मैंने ऐसा ही क्वेश्चन कराया था, अगर आपको याद हो तो। कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड दैट कुड बी प्रोड्यूस्ड व्हेन। जब कभी भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि प्रोडक्ट की अमाउंट के ऊपर क्वेश्चन बन रहा हो कि कितना प्रोडक्ट बना है या कितना कार्बन डाइऑक्साइड बना है, कब, जब हम कार्बन को जला रहे हो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में। कार्बन कितना है यहाँ पर 1 मोल,
तो मुझे पहले तो पता होना चाहिए कि जब कार्बन जलता है तो क्या बनता है, CO2। ओके, यहाँ पर ऑक्सीजन की जो अमाउंट है वो फिक्स नहीं है, उसने कहा इज़ बर्न्ड इन एयर। हवा कितनी है, अनलिमिटेड, लेकिन फिक्स अगर है तो है क्या, कार्बन। सिर्फ इसका आपको दिया है क्या, 1 मोल। और मैंने आपको इससे पहले भी वीडियो में बताया था कि लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना होता है जब कभी भी किसी प्रोडक्ट की अमाउंट के ऊपर क्वेश्चन आ जाए कि प्रोडक्ट कितना बना है, तो आप लोगों को क्या करना होता है, प्रोडक्ट की अमाउंट निकालने के लिए रिएक्टेंट के नंबर को जानना ज़रूरी होता है। तो आप लोग प्रोडक्ट बताने के लिए लिमिटिंग रिएजेंट को ढूंढना ज़रूरी होता है। तो सबसे पहले आप लोग क्या करोगे, लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढो। और मुझे दिख रहा है कि लिमिटिंग रिएजेंट कौन है, कार्बन। क्यों, क्योंकि लिमिटिंग रिएजेंट हमेशा कम अमाउंट में होता है, वो बेचारा ख़त्म होगा तो रिएक्शन भी ख़त्म हो जाएगी। ऑक्सीजन यहाँ एक्सेस में है, उसने आपको कोई अमाउंट नहीं दी इसकी, इसका मतलब ये पूरी एक्सेस में है, बहुत ज़्यादा दी गई है। तो अब आप लोग क्या करोगे इसके लिए आपको क्या करना है, यहाँ जो मोल बने ना, आपको ही लिखना, मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। तो मोल की, क्योंकि जितने भी मोल कार्बन के जलेंगे उतना ही तो CO2 बनेगा, ये तो एक्स्ट्रा है, रिएक्शन करने के बाद भी बच जाएगा। तो CO2 कितनी बनी है इसको डिटरमिन कार्बन करेगा, ऑक्सीजन नहीं करेगा। इसलिए मैंने क्या लिख दिया, मोल्स ऑफ कार्बन इज इक्वल टू मोल्स ऑफ CO2। कितने मोल हैं, 1। कितने मोल हैं, W/m क्या, ऑफ CO2। ठीक, तो मोल कितना है, 1। अब आप सब लोग जानते हैं CO2 का m कितना होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन कितना होता है 32, कितना आ गया 44। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 44, इसके मल्टीप्लाई इधर कर दो, तो 44 ग्राम इज इक्वल टू वेट ऑफ क्या, CO2। बोलो बात समझ में आया नहीं, आंसर आ गया। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम है, तो CO2 का वेट आ गया 44 ग्राम, आंसर। उसने वही पूछा था कि कितना CO2 बनेगा अगर मैं 1 मोल कार्बन को जला रहा हूँ हवा के अंदर। तो हवा लिमिटिंग रिएजेंट नहीं थी, कौन था, कार्बन था लिमिटिंग रिएजेंट, जो कि कम अमाउंट में था। अब यही क्वेश्चन मैं रफ नहीं करूँगा, इतना ही लिखूँगा, ये आंसर आ चुका आपका। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, 1 मोल ऑफ कार्बन इज़ बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। अरे बाबा, पहले तो एयर दी थी, ऑक्सीजन थी, चाहे जितनी यूज़ करो, लेकिन अब ये बंद गया मामला। 16 ग्राम डाइऑक्सीजन है और 1 मोल है कार्बन। अब क्या किया जाए, चलो भाई कोई बात नहीं, आप लोग एक काम करो, इसको पहले दिमाग से थोड़ा सा गौर करो। 16 ग्राम ऑफ क्या, O2, W कितना है 16, और इसका M कितना होगा, एक ऑक्सीजन का हो गया 16 और 2 ऑक्सीजन का कितना हो जाएगा 32, एटॉमिक मास है ना। एटम, ये आपका क्या निकल कर आ रहा है, मोल। मोल निकालने के लिए वेट को मास से डिवाइड करना पड़ता है, इससे पहले भी मैंने आपको बताया था। तो यहाँ फ़िलहाल मोल कितना आ रहे हैं, हाफ। किसके मोल, ऑक्सीजन के। कार्बन के कितने मोल हैं, 1। आप ईमानदारी से बताइए 1 ज़्यादा बड़ा होता है या हाफ बड़ा होता है, तो आ गया होगा ना समझ में। इस बार मेरे पास लिमिटिंग रिएजेंट है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन। क्लियर है, तो आप लोग क्या करोगे, मोल्स ऑफ O2, यानी अब ऑक्सीजन तय करेगी कि CO2 कितना बना है। तो ठीक है, मोल्स ऑफ O2 कितना आपके पास निकल कर आया, हाफ, इज इक्वल टू फिर वही ऑफ CO2, कितना रख दूँ 44, यहाँ क्या आ जाएगा 44, कितना आ जाएगा 22 ग्राम। तो वेट ऑफ CO2 आपका आंसर आ चुका। मैं कई बार बता चुका, जब ये क्वेश्चन आया ना कि ये कितना बना है, तो भैया जिसकी अमाउंट पर क्वेश्चन आता है कि ये इतना बना होगा या कितना बना होगा, उसके लिए लिमिटिंग रिएजेंट ढूंढना पड़ा है कि कौन सा रिएक्टेंट ऐसा है जो कम है, उसके अकॉर्डिंग कैलकुलेशन होगी। अभी आपको थोड़ी देर पहले यहाँ कार्बन लिख कर दिखाया था, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में कार्बन लिमिटिंग रिएजेंट था। अब यहाँ कौन लिमिटिंग रिएजेंट है, यहाँ ऑक्सीजन है, क्योंकि भाई डेटा मुझे बता रहा है कि हाफ मोल डाइऑक्सीजन के हैं। ठीक है, उसने ग्राम दे दिया था, हाफ मोल डाइऑक्सीजन के हैं और 1 मोल किसका है, कार्बन का। तो यहाँ पंगा है इन पॉइंट्स में। ठीक है, ओके। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है 2 मोल्स ऑफ कार्बन आर बर्न्ड इन 16 ग्राम ऑफ डाइऑक्सीजन। लो भाई कर लो, क्या करो, फिर से वही चीज़ है, ऊपर भी डाइऑक्सीजन 16 ग्राम था, नीचे भी डाइऑक्सीजन 16 ग्राम, यानी अब भी हाफ मोल ही है। लेकिन कार्बन कितना है 2 मोल, ज़्यादा कौन है,
ज़्यादा कौन है कार्बन, कम कौन है डाइऑक्सीजन। इस बार भी लिमिटिंग रिएजेंट ऑक्सीजन ही है और आप लोगों को फिर से यही चीज़ यूज़ करनी है और आपका अगेन जो आंसर आएगा, मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी, इसको एज इट इज़ कॉपी करना आप लोगों को। यही आंसर थर्ड क्वेश्चन का भी है। बोलो बात समझ में आई या नहीं, कोई प्रॉब्लम? कैलकुलेट द मास ऑफ सोडियम एसिटेट रिक्वायर्ड टू मेक 500 ml ऑफ 0.375 मोलर एक्वस सोल्यूशन। मोलर मास ऑफ सोडियम एसिटेट इज़ दिस। इस बार आपसे कह रहा है कैलकुलेट द मास, कितना सोडियम एसिटेट लूँ कि मेरा 500 सोल्यूशन बन जाए इतनी मोलरिटी वाला, क्योंकि ये जो मोलर वर्ड जहाँ लिखा होता है उसे कहते हैं मोलरिटी, ठीक। और मोलर मास सोडियम एसिटेट का कितना होता है 82.0245। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? यानी m इज इक्वल टू W/mn/V। कितनी मोलरिटी वाला सॉल्यूशन बनाना है कि सर हमें तो बनाना है 0.375। कितना वॉल्यूम लेना है सर, हमें तो लेना है 500 ml। अब ml तो भैया ml होता है, आपको लीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा, जिसके लिए आप लोगों को इसको 1000 से डिवाइड करना होगा। जब आप लोग 1000 से डिवाइड करोगे तो 1000 ऊपर चला जाएगा। कितना मोलर मास दिया है 82.02 आया। तो आप लोगों को सिर्फ W पूछ रहा था वो, ओके नो प्रॉब्लम। 0.375 इंटू 82.02 इंटू 500 डिवाइडेड बाई क्या 1000। आपका जो भी निकल कर आएगा वो W होगा। इतना सा क्वेश्चन था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। देखो कैलकुलेट द मास, अगर वो मोलर मास कह देता तो मैं M निकालता, लेकिन मास और मोलर मास में फ़र्क है, आप लोगों को पता होना चाहिए। मास का मतलब एक तरीके से वेट भी होता है, मॉलिक्यूलर मास कह दे वो M बन जाता है, ठीक है क्या। अब है नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड। अच्छा भाई बहुत अच्छी बात है, कंसंट्रेशन निकालेंगे इन मोल्स पर लीटर। अरे यार ये मोल्स पर लीटर दे दिया। अब मोल पर लीटर तो मोलरिटी होता है, तो यही कह देता ना कि मोलरिटी फाइंड करो। ओ भैया पता नहीं कहाँ कैलकुलेट द कंसंट्रेशन ऑफ नाइट्रिक एसिड इन मोल्स पर लीटर, ये बोल देना नाइट्रिक एसिड की मोलरिटी बताओ। मोलरिटी भी तो ये होती है मोल पर लीटर। तो एग्जामिनर के घुमाने के अलग अलग तरीके होते हैं। आप लोगों को फ़िलहाल यहाँ पर मोलरिटी पूछी जा रही है, तो आप लोग क्या करोगे, ठीक है भाई। इन अ सैम्पल विच हैज़ अ डेंसिटी 1.41 ग्राम पर ml and the mass percentage of nitric acid in it being 69%। आपके पास एक सोल्यूशन है, उसमें नाइट्रिक एसिड है, पता है कितना 69 ग्राम, क्योंकि परसेंटेज दी गई ना, तो बाकी 31 ग्राम क्या हो गया, समझदार हो आप लोग, वाटर। और ये पूरा का पूरा क्या बन गया सोल्यूशन। यानी पूरे सोल्यूशन का वेट कितना है 100 ग्राम वेट है, उसमें 69% है HNO3 और बाकी सब क्या है वाटर। ओके नो प्रॉब्लम। अब हम आगे बढ़ते हैं। उसने मुझे कहा है मोल पर लीटर में परसेंट, वो मोल पर लीटर में कंसंट्रेशन बताइए। मोल पर लीटर का मतलब होता है M इज़ इक्वल टू W/m/V। M इज़ इक्वल टू W कितना है, कितने ग्राम डिजोल है 69। मोलर मास मुझे नहीं मालूम है, चलो निकालते हैं। हाइड्रोजन का होता है 1, नाइट्रोजन का होता है 14 और इसका अच्छा ठीक है 48 और 15 कितना हो गया 63। वॉल्यूम माफ़ करना, पूरे क्वेश्चन के अंदर मुझे कहीं से कहीं तक वॉल्यूम नहीं मिली। क्वेश्चन यहाँ टफ हो जाता है, काश मुझे यहाँ वॉल्यूम दे देता तो मज़े आ जाते, लेकिन अब वॉल्यूम निकालने के लिए क्या किया जाए। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आप सब लोग जानते हैं, फिज़िक्स के बच्चे भी रहे होंगे। डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम, वॉल्यूम इज इक्वल टू मास अपॉन डेंसिटी। पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम, पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम। अगर पूरे सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालना है तो पूरे सॉल्यूशन का मास पता हो, पूरे सॉल्यूशन की डेंसिटी पता हो, पूरे सॉल्यूशन का मास तो पता। 100 ग्राम नहीं था,
तो यहाँ आ जाएगा 100 ग्राम। पूरे सोल्यूशन की डेंसिटी नहीं पता क्या? 1.41 ग्राम। ओके नो प्रॉब्लम। लेकिन यार आपके पास जो यहाँ आंसर निकल कर आएगा ना, जो भी आंसर आएगा वो कमबख्त ml में ही आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि आप जो डेंसिटी रख रहे हो वो रख रहे हो, समझ रहे, ग्राम पर ml। यहाँ डेंसिटी आप ml में रख रहे हो तो आपकी जो वॉल्यूम आएगी वो ml में ही आएगी। जबकि आपका रूल ये है कि यहाँ जो लीटर रखा जाता है वो सॉरी आपका रूल ये है कि जो वॉल्यूम रखा जाता है वो लीटर में रखा जाता है। नो प्रॉब्लम। आपके पास जो भी आएगा मिली लीटर में आएगा, उसे लीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से डिवाइड करोगे, वो 1000 कहाँ चला जाएगा? यहाँ नहीं आ जाता। ठीक है, तो आप लोग जब 100 को 1.41 से डिवाइड करोगे, जो भी आंसर आएगा ना यहाँ रख देना, आपका आंसर आ जाएगा मोलरिटी। इतना सा क्वेश्चन था। एक जगह परेशानी थी। परेशानी कहाँ पर थी? वॉल्यूम फाइंड करने में। ओके, ये मैंने आपको बता दिया। हाउ मच कॉपर कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम 100 ग्राम ऑफ कॉपर सल्फेट? वेरी गुड। अगर मैं कॉपर सल्फेट ले लूँ 100 ग्राम, तो उस 100 ग्राम कॉपर सल्फेट में कॉपर कितने ग्राम होगा, कितनी परसेंटेज होगी? भाई वाह, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखो इस तरह के क्वेश्चन में हम लोग क्या करते हैं, जब आपके पास एक कंपाउंड दिया जाता है और उसमें क्वेश्चन किया जाता है कि इसकी ये इतने मतलब इतने ग्राम में कितना होगा, तो इसे 100 ग्राम को साइड में रख दो। इसको सबसे पहले मोलर मास को लिखो। कॉपर का कितना है? 63.5। सल्फ़र का कितना है? 32। ठीक है भाई, कॉपर का इतना होता है, सल्फ़र का इतना होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, लेकिन ऑक्सीजन 4 है तो कितना हो जाएगा? 64। ठीक है, अब आप इनको ऐड करो ऐड भैया, और क्या? 63, 64, 32 और ये क्या आ गया आपका? ये 5 आ गया, 7, 9, 6, 6, 12 और 3, 15। ओके, ये आ गया आपका 159.159.5। ओके, अब आपको क्या करना है, इन सबको ग्राम में कन्वर्ट कर लो। ग्राम 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 ग्राम। मेरी बात आपको समझ में आई क्या? अब बात सुनो, यहाँ आपको ये जानना है कि अगर मैं 159.5 ग्राम कॉपर सल्फेट ले रहा हूँ तो उसमें कॉपर है 63.5 ग्राम, यानी इतने ग्राम CuSO4 में इतने ग्राम कॉपर है। तो 1 ग्राम में कितना होगा? 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5। ओके ओके, मेरे पास कितना है? क्वेश्चन में तो 100 दिया हुआ है आपको, तो आप क्या करोगे? 63.5 डिवाइडेड बाई 159.5 इंटू 100, जो भी आपका आया वो आंसर होगा। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। इस तरीके के क्वेश्चन में आपको जानना होगा कि किस तरीके से मैं इनके मोलर मास को ग्राम 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 में कन्वर्ट करता हूँ, और उसके बाद उस अमाउंट के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करता हूँ जो उसने मुझे क्वेश्चन में दी थी। यहाँ 200 भी हो सकता था, 300 भी हो सकता था, कितने ही 100 हो, आपको पहले ये चीज़ पता होनी ज़रूरी है। बोलो, बात समझ में आई क्या? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये भी। Determine the molecular formula of an oxide of iron in which the mass percentage of iron and oxygen are 69.9। ओके, ये क्वेश्चन अभी अभी आया था जिसमें आयरन की परसेंटेज इतनी थी और ऑक्सीजन की परसेंटेज इतनी थी। ठीक है, तो आपको क्या करना है, यही कॉपी कर लें। कहाँ का था भैया? ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था ना, ये एज इट इज़ कॉपी करना है। इसके लिए इसका आंसर वही आएगा जो मैंने आपको बताया था, Fe2O3। ठीक है, वीडियो को पीछे ले जाकर देख लेना। कैलकुलेट द एटॉमिक मास इन एवरेज ऑफ क्लोरीन यूजिंग द फॉलोइंग डेटा। आपको मैंने इससे पहले बताया था जब थ्योरी पढ़ा रहा था। थ्योरी भी आप लोगों ने अच्छी तरह देखी होगी, जिसने नहीं देखी वो थ्योरी देखी, क्योंकि थ्योरी के बगैर ये क्वेश्चन समझना अपने आप में एक बड़ा चैलेंज होगा। बात सुनो मेरी, जिसकी भी एटॉमिक मास एवरेज निकाला जाता है, एटॉमिक मास, ठीक,
पता क्या निकालते हैं, वो मैंने पहले ही बताया था आपको, परसेंटेज इनटू मास प्लस परसेंटेज इनटू मास। तो मुझे किसका पूछा जा रहा है, क्लोरीन का। देखो क्या करना है, परसेंटेज लिखनी है यहाँ पर किसकी, 75.77, मास लिखना है कितना, 34.96। ओके, फिर आपको क्या करना है, परसेंटेज इसकी करनी है 24.23, मास कितना लिखना है, 36.96। जो भी आपका आएगा वो आंसर आएगा। एटॉमिक मास एवरेज, यहाँ तक कोई बात पूछनी हो तो बताओ। ये सिंपल सा फॉर्मूला है आपके पास। तीन भी अगर आ गई ना तो तीनों में यही करना है। परसेंटेज की देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। परसेंटेज कितना है यहाँ पर, 75.77 डिवाइडेड बाई 100। मास कितना है, 34.96। परसेंटेज कितनी है, 24.93। ठीक, मास कितना है, 36.96। और यहाँ क्या करना आपको, 100। बस ये अलग सॉल्व होगा, ये अलग सॉल्व होगा, और जो भी आपका आएगा बाद में ऐड कर देना। फिनिश। बोलो बात समझ में आई या नहीं। यहाँ आपको फिर 3 एलिमेंट भी देगा, तीनों में यही करना है एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए। इन 3 मोल्स ऑफ इथेन, जिसका फॉर्मूला है C2H6, कैलकुलेट द फॉलोइंग नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम। अभी निकालते हैं भैया। पहले आप लोग लिखना 3 मोल्स ऑफ C2H6। ठीक है, मोल का मतलब हो, देखो आप सब जानते हैं कि 1 मोल में कितने नंबर होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन माफ़ करना, मुझसे वो नंबर नहीं पूछ रहा, वो मुझसे मोल ही पूछ रहा है। तो अगर मैं कहूँ कि 3 मोल में C2H6 के कितने नंबर हैं, याद रखना C2H6 के कितने नंबर हैं। 1 मोल में तो इतने नंबर होते हैं, तो 3 मोल में कितने होंगे, इससे मल्टीप्लाई नहीं हो जाने का, है ना। लेकिन उसने मुझसे ये नहीं कहा कि मोल वो नंबर बताओ, उसने कहा मोल ही बताओ, नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोलिक्यूल नहीं पूछा। एक मिनट रुक जाओ, मैं आपको आसानी के लिए थोड़ा सा इसमें उलट फेर कर देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन देखो पहले, नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ इथेन, कितना फ़र्क है। फर्स्ट क्वेश्चन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम, नंबर ऑफ स्टार्टिंग के 2 क्वेश्चंस में मोल पूछ रहा है और थर्ड क्वेश्चन में नंबर पूछ रहा है। तो मैं आपको पहले थर्ड क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, इससे आपको आसानी होगी। मोलिक्यूल किसके, इथेन के, C2H6 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 C2H6, कितने सारे C2H6 मैं जानना चाहता हूँ, किस में, 3 मोल में। तो मेरे दोस्तों याद रखिए 1 मोल में हमेशा इतने नंबर होते हैं, यानी 1 मोल में C2H6 के इतने मोल होंगे, सॉरी 1 मोल में इतने नंबर होंगे। तो 3 मोल में कितने होंगे, 3 इंटू 6.022 इंटू 10⁻23। आपका जो आंसर आएगा ये इतने सारे नंबर होंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल होंगे किसके, C2H6 के। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, ये आपके थर्ड का क्वेश्चन करा मैंने, थर्ड क्वेश्चन का आंसर है। नंबर पूछे ना, अब जो ऊपर के क्वेश्चन है उसमें नंबर नहीं कर रहा मुझसे मोल ही कह रहा है वो। तो मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ कैसे। देखो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कार्बन एटम C2H6, अगर मैं 1 मोल लूँ तो 1 मोल में C2H6 के, मतलब 1 मोल C2H6 में ओनली 2 मोल हैं, किसके, कार्बन के। कितने मोल हैं, 2 मोल। अगर मैं C2H6 का 1 मोल ले रहा हूँ तो 2 मोल हैं। नंबर पूछता तो मैं मोल की जगह क्या लिख देता, 6.022 इंटू 10⁻23। लेकिन अफसोस उसने नंबर नहीं पूछा, मोल ही कहा, तो मैं उसको मोल की ही भाषा में, मोल की ही टर्म में आंसर दूंगा। तो C2H6 में मतलब 2 ही मोल हैं। कब, जब मैं 1 मोल ले रहा हूँ किसका, C2H6 का। तो 1 मोल में 2 मोल निकल रहे कार्बन के, 3 मोल में क्या, समझदार हो आप लोग, 6 मोल आंसर आ गया। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ हाइड्रोजन एटम, इसके मोल बताने हैं। अब सेकंड क्वेश्चन कर रहा हूँ, कितने मोल नज़र आ रहे हैं आपको हाइड्रोजन के, 6 मोल्स। ठीक है, 6 मोल्स, 1 मोल में 6 मोल्स हैं हाइड्रोजन के। मेरे पास कितने मोल हैं, 3 मोल, तो मल्टीप्लाई कितने से कर दूंगा, आंसर आएगा 18 मोल्स, किसके, हाइड्रोजन के। बहुत अच्छे क्वेश्चन थे ये। स्टार्टिंग के क्वेश्चन मोल में पूछे थे, मोल की ही टर्म में मैंने आंसर दिया, लेकिन जो लास्ट वाला था वो नंबर बताने थे मुझे। व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन
व्हाट इज़ द कंसंट्रेशन ऑफ शुगर इन मोल पर लीटर। फिर वही बदतमीजी बोल रहा है। अरे तू ये क्यों नहीं बोलता कि मोलरिटी बताओ। वो कहता है कि कंसंट्रेशन बताओ इसमें मोल पर लीटर में। तो मोल पर लीटर तो मोलरिटी होती है नहीं, लेकिन उसका क्या, उसको बच्चों का सुकून बर्दाश्त नहीं है। वो हार्ड क्वेश्चन देता है, घुमा फिरा कर क्वेश्चन देता है। ठीक है भाई, मोल पर लीटर का मतलब मुझसे मोलरिटी पूछ रहा है। कब निकालूँ मोलरिटी? जब 20 ग्राम डिज़ोल्व कर दिया गया हो वाटर के अंदर और सॉल्यूशन कितना हो गया हो 2 लीटर। मैं तो आपकी जगह होता, मैं तो मोलरिटी का पहले फार्मूला लिखता। मोलरिटी इज इक्वल टू W/m/V। ठीक है, कितना है W? 20 ग्राम। कितना V है? 2 लीटर। मोलर मास कितना है? ठीक, अब आप इसको मोलर मास को निकालो, कितना हो जाएगा ये? एक कार्बन का 12 होता है, 144 तो कार्बन का हो गया, 22 ऑक्सीजन का हो गया, और हाइड्रोजन का और ऑक्सीजन का कितना होगा? ठीक है, ये आ गया इसका। यहाँ क्या लिखा जाएगा? 146। तो इसको आपको मेरे ख्याल से 242 के अराउंड आना चाहिए। तो यहाँ क्या रख दोगे आप लोग? 240, वो क्या लिखोगे? 342। यही आपका आंसर। अब जो सॉल्यूशन आएगा वो आपकी मोलरिटी निकल जाएगी। सिर्फ और सिर्फ वैल्यू पुट करने वाला क्वेश्चन था। थोड़ा बहुत यहाँ घुमा दिया था मोल पर लीटर के अंदर। मोल पर लीटर जब जब आपसे बात करेगा तो आपको समझ जाना है कि मोलरिटी पूछी जा रही। If the density of methanol is 0.793 kilogram per liter, what is its volume needed to making 2.5 liter of its 0.25 molar solution? आपको क्या करना है, अभी पहले क्वेश्चन समझना है, उसके बाद आंसर देखना है। एक सॉल्यूशन है मेरे पास, इसमें क्या भरा हुआ है? मिथेनॉल। ठीक है, और इस मिथेनॉल की जो इस सॉल्यूशन की जो डेंसिटी है वो कितनी है? 0.793 एक डेंसिटी है। इतनी डेंसिटी वाला सॉल्यूशन है। मैंने इसके कुछ वॉल्यूम लिए, कुछ ml लिए, आई डोंट नो कितने लिए, और दूसरा सॉल्यूशन तैयार कर दिया जिसकी मोलरिटी थी 0.25 m और वॉल्यूम था 2.5 m लीटर। ठीक है, आपको इससे कुछ ml खींचे, इससे कुछ ml निकाले और इसके अंदर डाल दिए, ऐसा सॉल्यूशन तैयार हो गया। ये भी इसी का सॉल्यूशन था, मिथेनॉल का ही। तो मिथेनॉल के सॉल्यूशन में आप लोगों ने मोलरिटी इतनी बनाई, लीटर इतना बनाया। क्वेश्चन है मैंने कितने ml लिए इस सॉल्यूशन से जिसकी डेंसिटी इतनी थी, कितने ml लिए कि मेरा जो नया सॉल्यूशन बना उसमें मोलरिटी इतनी हो गई, लीटर इतनी हो गया। अगर किसी सॉल्यूशन में पानी मिलाया जा रहा हो या किसी सॉल्यूशन को पानी में मिलाया जा रहा हो तो वहाँ ये फॉर्मूला यूज़ होता है, पानी मिलाने से पहले और पानी मिलाने के बाद। जो सॉल्यूशन आपका तैयार हुआ है वो ये है। कितना रखो आप लोग? 0.25। ठीक है, वॉल्यूम कितना रखोगे? 2.5। ओके, अब आपको यहाँ क्या करना है? ये मालूम कर रहा है वो। काश मेरे हाथ में m आ जाए और मैं इसका आंसर बता दूँ। आपकी सारी लड़ाई इस m को निकालने के लिए है। ये निकालना बड़ी बात है, इसको हम लोग बड़े ध्यान से और सुकून से करेंगे। m कैसे निकाला जाए? मोलरिटी का फॉर्मूला क्या होता है? W/m/V, है ना। देखो, ये जो आपके पास फॉर्मूला है मोलरिटी वाला, इसको हम ऐसे भी तो लिखते हैं ना, मोल पर लीटर। ठीक है, इसको हम लिखते हैं मोल पर लीटर। आप मुझे बताइए कि CH3OH के कितने आपके पास मोलर मास आ रहा है? कार्बन का 12 है, हाइड्रोजन का कितना हो गया? 4, ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। तो कुल मिलाकर कितना आ रहा है? ये आ रहा है 32। ठीक है, मैंने आपको पहले ही बताया था कि जो 32 है इसको आप ग्राम मान सकते हो, लेकिन कहना पड़ेगा कि इतने ग्राम पर मोल। शायद कभी मैंने आपको बताया था, आप लोग वीडियो के पीछे ले जाकर देख लेना कि मोल इज इक्वल टू क्या होता है? W/m। अगर इसकी वैल्यू आप लोगों को 1 चाहिए
तो इसको और इसको इक्वल रखना पड़ेगा और फिर कहना पड़ेगा कि पर मोल यानी एक मोल में ही ये कमाल हो सकता है कि जितना m है उतना ही w रख दिया जाए। तो आपका m आया था 32, लेकिन मैंने इसको जब ग्राम में कन्वर्ट किया, w में कन्वर्ट किया, तो मैंने लिख दिया पर मोल। ठीक है, तो इसको 32 ग्राम पर मोल को मैं किलोग्राम में कन्वर्ट कर दूं, 0.032 किलोग्राम पर मोल। ठीक है, ये भी मैं लिख सकता हूँ। इसको ग्राम को मैंने कहाँ में कन्वर्ट कर दिया, किलोग्राम में। अब मैंने क्यों किया है किलोग्राम में, मैं आपको थोड़ी देर में बताऊँगा। अब आप लोग जानते हैं कि मोलरिटी इज इक्वल टू क्या होती है, मोलरिटी इज इक्वल टू मोल, ये क्या है, वॉल्यूम है ना, और वॉल्यूम क्या होता है, डेंसिटी अपॉन मास अपॉन डेंसिटी नहीं होता। तो इस वॉल्यूम की जगह मैं क्या लिख दूँ, इस वॉल्यूम की जगह मास अपॉन डेंसिटी लिख दूँ, और वो डेंसिटी क्या हो जाएगी, वो ऊपर चली जाएगी। ठीक है, तो यानी ये हो जाएगा डेंसिटी अपॉन मास। बोलो बात समझ में आई या नहीं। नीचे क्या आ गया, मास, मोल, डेंसिटी, मोल बताइए कितने हैं, 1, ये रहा पर मोल। डेंसिटी कितनी है इसकी, 0.793, मास कितना है इसका, 0.032। आपके पास जो भी मोलरिटी निकल कर आएगी उसे यहाँ रखना आप लोगों को। ठीक, जो मोलरिटी निकल कर आएगी वो निकल कर आएगी 24.78। ये बहुत अच्छा खेल था, आप लोग जान गए होंगे कि मैंने यहाँ किलोग्राम क्यों किया था, क्योंकि मेरी जो डेंसिटी है वो भी तो किलोग्राम में है ना, तो इसलिए मैं यहाँ ग्राम को नहीं लिख सकता था, एज इट इज़ किलोग्राम में कन्वर्ट करना ज़रूरी था। अब V1 इज इक्वल टू 0.25 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 24.78, ये आपका जो निकल कर आएगा वो वॉल्यूम निकल कर आएगा जिस पर मुझे क्वेश्चन किया जा रहा था। बहुत ही लेंथी क्वेश्चन था, जो स्टेप मैंने किए वो आपको सीक्वेंस में लिखते चले जाना, क्योंकि मेरे पास स्क्रीन कम है, आपके पास कॉपी कम नहीं है, वो बड़ी है। जितना भी स्टेप मैंने किया वो नेक्स्ट लाइन से लिखना था, आपका आंसर यहाँ से वॉल्यूम निकल कर आ जाएगा। बोलो क्लियर हुआ नहीं। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेशर इज डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ दिस सरफेस, द एसआई यूनिट ऑफ प्रेशर यानी पास्कल इज एज शोन बिलो। 1 पास्कल में इतने होते हैं, 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2। इफ़ मास ऑफ एयर एट सी लेवल इज़ इतने ग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर या ग्राम सेंटीमीटर इनवर्स 2, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल। क्वेश्चन समझ में नहीं आया होगा आपके, और मुझे समझाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं आपको समझा दूंगा। एक समंदर है, उसके ऊपर हवा दौड़ रही है, उस हवा का अपना एक वज़न है, पता कितना है, वो इतना है, इतने ग्राम हवा ओशियन के ऊपर है। अब इस हवा का अपने आप में कुछ प्रेशर भी होगा। जिस हवा का वज़न इतना है, इतने ग्राम है, उसी हवा का प्रेशर पूछ रहा है आपसे। कैलकुलेट द प्रेशर, और वो भी कहाँ में पूछ रहा है, पास्कल में। आप लोगों को ओशियन के ऊपर इतना वेट रखने वाली हवा का प्रेशर बताना है। पता कहाँ में बताना है, पास्कल में। कुछ हिंट भी दिया उसने कि 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2। तो ठीक है भाई, अभी बताते हैं प्रेशर उस हवा का जिसका वज़न इतना है, जो कहाँ प्रेजेंट है, समंदर के ऊपर। ये क्वेश्चन था, कोई बात नहीं भाई, अब इसको सॉल्व करते हैं। बड़ी ही अच्छी बात है, उसने खुद कहा है प्रेशर इज़ डिटरमाइंड एज फोर्स पर यूनिट एरिया। फोर्स का मतलब F, पर यूनिट एरिया का मतलब समझ गए होंगे आप लोग, है ना। F का इज इक्वल टू क्या होता है, MA, है ना। तो P इज इक्वल टू, मास लिखो जल्दी से, 1034। A कितना होता है, A होता है 9.8, और एरिया कितना दिया उसने, सेंटीमीटर में दिया उसने, तो जरा एरिया सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, आपको यहाँ से इन सारी यूनिट्स को चेंज करना है, सब के सब को। जैसे आपके पास क्या है, ये ग्राम, इसको आप लोग कहाँ में कन्वर्ट कर दो, किलोग्राम में, 1 किलोग्राम। ओके, और ये जो आपका मीटर है, सेंटीमीटर है, इसको कहाँ में कन्वर्ट कर दोगे आप लोग, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दो। ठीक, देखो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, एरिया होगा सेंटीमीटर स्क्वायर,
वो यूज़ नहीं होगा। वो सेंटीमीटर स्क्वायर मतलब नीचे जो आपका ये है 9.8, ये क्या है मीटर सेकंड इनवर्स, मीटर सेकंड स्क्वायर आप लोग जानते हैं। एक्सक्लेटर होता है ना क्या, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर नहीं होता है ना। तो आप यहाँ क्या करोगे, इस ए को 9.8 मीटर सेकंड इनवर्स 2 लिख दिया, ऐसे भी लिख सकता हूँ और मैंने ऐसे भी लिख दिया। ठीक है, अब आप लोग इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करो। 1 सेंटीमीटर में कितने मीटर होते हैं, 1 सेंटीमीटर में होते हैं 10⁻⁻2 मीटर। मेरे पास है सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, ये नहीं हो जाने का -2 है ना, ये ऊपर चला जाएगा। ठीक, और नीचे क्या रह जाएगा फिर आपके पास, मीटर। ठीक, सेंटीमीटर को हमें कन्वर्ट कर दिया मीटर में, और इस ग्राम को कहाँ में कन्वर्ट किया था आपने, किलोग्राम में। ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, 1000 अब आया निकल कर। ठीक है, इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, 1000 से डिवाइड कर दिया। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया, ऊपर लिख दिया क्या 10⁻²। ठीक है, अब आपके पास क्या बचना चाहिए, यहाँ क्या हो जाएगा, ये सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि ये मीटर में तो कन्वर्ट किया आपने। ये ग्राम से क्या हो गया था, नीचे ग्राम नहीं हो गया था, ये भाई आपने इस ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया, तो 1000 ग्राम नहीं लिखने के। ठीक है, अब ये वो सेंटीमीटर को कहाँ में कन्वर्ट कर दिया, मीटर में, तो वो तो सेंटीमीटर ही है ना। अब आप लोग देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कन्वर्ट कैंसिल हो गया, और सेंटीमीटर स्क्वायर था तो यहाँ भी मिस्टेक हो रही, मीटर स्क्वायर है ना। 1 सेंटीमीटर से नहीं जाना, वो सेंटीमीटर स्क्वायर से मुझे मीटर बनाना था, तो ये भी क्या हो गया, मीटर स्क्वायर, और वो क्या लिख दिया मैंने, सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, जैसे ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट कर दिया तो 1000 ग्राम लिखना पड़ेगा ना। ओके, ये सेंटीमीटर स्क्वायर से सेंटीमीटर स्क्वायर कैंसिल हो गया, मीटर स्क्वायर से ये चीज़ जब कैंसिल होगी तो मुझे दिख रहा है कि नीचे सिर्फ क्या रह जाएगा, एम रह जाएगा। अब P इज़ इक्वल टू, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, 1.013332 इंटू 10⁵ ये आपके पास आंसर आएगा फ़िलहाल। लेकिन सेंटीमीटर खल्लास हो चुका, मीटर बच गया। ठीक है, पहले तो ये बचा है ये, क्योंकि ग्राम से भी ग्राम आपके पास क्या बचा, किलोग्राम। ओके, मीटर से मीटर कैंसिल हो गया, लेकिन यहाँ स्क्वायर था तो ये ऊपर जाएगा, क्या हो जाएगा, मीटर इनवर्स, और क्या रह गया, सेकंड इनवर्स 2 ये वाला। ठीक, मीटर यहाँ से बचा और किलोग्राम ये बचा। आप लोगों ने फिज़िक्स के अंदर पढ़ा होगा 1 न्यूटन क्या होता है, 1 न्यूटन होता है 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2। ठीक है, ये वैल्यू होती है 1 न्यूटन में फिक्स। आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर नहीं पता तो ये फिज़िक्स के अंदर ही बताया जाता है, 1 न्यूटन में इतने वो होते हैं। अब आप लोग जानते हैं कि मुझे बताया गया था क्वेश्चन के अंदर 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2, ये रहा 1 न्यूटन मीटर इनवर्स 2। ये तो क्वेश्चन में बताया गया था मुझे। एक काम करो, इस n की जगह ये रख दो, रखूं 1 पास्कल इज इक्वल टू 1 किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स 2, ये n की जगह लिख दिया मैंने, और ये क्या रखा हुआ है, मीटर इनवर्स 2। ये मीटर है, इसकी पावर 1 है, ये मीटर है, इसकी पावर -2 है। दोनों जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इनकी पावर्स क्या होनी चाहिए, आपकी मैथमेटिक्स तो इतनी पक्की होनी चाहिए, ये आ जाएगा -1। यही चीज़ कहाँ रखी हुई है, ये चीज़ रखी हुई है यहाँ, ये रहा। यानी मैं इसकी जगह पूरी की जगह लिख सकता हूँ क्या, पास्कल रख दूँ, 1.0133 इंटू 10⁵ पास्कल, ये मेरा आंसर आया, जो कि उसने मुझे कहा था। क्या कहा था, कैलकुलेट द प्रेशर इन पास्कल, निकाल दिया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, आप लोगों ने देखा होगा, मैं खुद यहाँ भटक गया था। ये यूनिट कन्वर्जन है ना, ये बड़ा ख़तरनाक था। मैं फिर बता रहा हूँ, ग्राम को किलोग्राम में कन्वर्ट करना है और सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, जैसे मैंने किया। आप लोग पीछे वीडियो को देख लेना, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। पास्कल में मुझे प्रेशर पूछा गया था उस गैस का जिसका अमाउंट ओशन के लेवल पर है 103 ग्राम। ठीक है,
अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आ रहा है, व्हाट इज़ द एसआई यूनिट ऑफ मास। भाई वाह, आप सबको मैंने जब चैप्टर की स्टार्टिंग हुई तो एसआई यूनिट पढ़ाई थी मैंने। एसआई यूनिट कितनी होती है उसकी, मास की यूनिट ऐसा ही होती है किलोग्राम। अभी भी मैंने जो क्वेश्चन किया था न्यूमेरिकल उसके अंदर किलोग्राम में ही कन्वर्ट किया था, है ना। तो ये ऐसा यूनिट है। तो किलोग्राम इज़ द यूनिट ऑफ वेट विच इज़ यूज्ड इन एसआई सिस्टम। ओके, मैच द फॉलोइंग प्रीफिक्स विद देयर मल्टीपल्स। आप लोगों को मालूम होगा 1 नैनोमीटर, इस नैनो का क्या मतलब है। इस नैनो का मतलब होता है 10⁻⁹ मीटर। n की जगह मतलब ये लिखा जाता है। इसी तरह 1 पिकोमीटर, जिस तरह आपने नैनोमीटर को मीटर में कन्वर्ट किया है, इसी तरह पिकोमीटर का मतलब क्या होता है कि 1 पिकोमीटर में कितने मीटर होते हैं। इस p की जगह लिख देते हैं 10⁻⁻12 मीटर। बोलो बात समझ में आई या नहीं। ठीक है, आप लोग ध्यान दीजिए, इस तरह की ही बहुत सारी पिको, नैनो, गीगा, मेगा, आपकी स्पीड आती है इंटरनेट की 1 MB पर सेकंड, 1 Mbps, है ना। MB का मतलब क्या है, मेगाबाइट। तो M का मतलब है मेगा। मेगा से क्या मतलब है, नैनो से क्या मतलब है। तो ये प्रीफिक्स होते हैं कि नैनो का नाम सुनते ही यही करना मुझे। तो आपको ये मैच करना है अच्छे तरीके से कि कौन सा कहाँ यूज़ होना चाहिए, माइक्रो कब यूज़ होता है, इनको मैच करना है। ठीक है, मैं जो मैच कर रहा हूँ वो आप लोग ध्यान दीजिए किसके लिए कौन सा वर्ड लगता है। ओके, तो माइक्रो हमेशा लगता है 10⁻⁻6 के लिए, और डेका लगता है सिर्फ और सिर्फ 10 के लिए। है कि कहीं 10, ये रहा। और मेगा लगता है 10⁻6 के लिए। ले भाई, जो गीगा लगता है वो लगता है 10⁻9 के लिए। गीगा 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 ये रहा। और फेमटो लगता है, बस जो बच गया 10⁻15। यहाँ तक बात समझ में आई या नहीं। ये मैच करना था आप लोगों को। ये अगर बात नहीं पता थी तो आप लोग लिख लीजिए, डेका का मतलब क्या है, माइक्रो का मतलब क्या है, और मेगा का मतलब क्या है। ये मेगा है, मेगा नहीं है। बात समझ में आनी चाहिए आप लोगों के। वॉट डू यू मीन बाय सिग्निफिकेंट फिगर्स। आप लोगों को मैंने थोड़ी देर पहले वीडियो में बताया था सिग्निफिकेंट फिगर के बारे में, एग्जाम्पल बताया था। जितना भी कुछ बताया था वो सारा यहाँ डिस्क्राइब फिर से दोबारा करना है। सिग्निफिकेंट फिगर इज़ द सम ऑफ सर्टेन एंड अनसर्टेन डिजिट्स। अब सर्टेन अनसर्टेन क्या होती है मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था। मैं तो आपको वो क्वेश्चन करने के लिए खड़ा हुआ हूँ जो फ़िलहाल थ्योरी पर तो हैं लेकिन होंगे नहीं। बाकी इस चैप्टर के आप थ्योरी देखोगे तो वहीं थ्योरी, जब मैं आपको थ्योरी एक्सप्लेन कर रहा था तो वहाँ सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया था मैंने। वीडियो को पीछे ले जाना दोबारा और इसको देख लेना। A sample of drinking water was found to be severely contaminated with chloroform, supposed to be carcinogenic in nature. The level of contamination was 15 ppm. Express this in percentage by mass. एक पानी है उसमें गंदगी मिली है क्लोरोफॉर्म की, और क्लोरोफॉर्म की जो गंदगी थी वो थी 15 ppm। वो क्वेश्चन है कि इस ppm को कन्वर्ट करो परसेंटेज के अंदर। देखो भाई लोग, आप सबको पता होना चाहिए ppm इज इक्वल टू क्या होता है, WA प्लस WB। ppm का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। पर मिलियन जो पार्ट होते हैं, पर मिलियन का मतलब है 10 लाख, 10⁻6। ठीक है, जब भी हम 10 लाख का नाम सुनते हैं 10⁻6 ही आता है। इसको मैं से लिख दूँ क्या, लिख सकता हूँ ना, 10⁻6 ही तो है ये भी। ये मुझे कुछ नज़र आ रहा है, ओहो ये तो वो है यार। मास परसेंटेज इंटू 10⁴ इज इक्वल टू क्या, ppm कितना 15। उसने खुद क्वेश्चन दिया, उसने तो मुझे कहा कि ppm 15 है, इसको आप मास परसेंटेज में कन्वर्ट कर दो। कर रहा हूँ, मास परसेंटेज इज इक्वल टू 15 डिवाइडेड बाई 10⁻ क्या 4। ठीक है, 10⁴ ऊपर चला जाएगा, क्या हो जाएगा 10⁻⁻4। ये आपका आंसर आ चुका। मेरी बात समझ में आई या नहीं, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बताओ। उसने ये कहा था कि 15 ppm है, इस ppm को कन्वर्ट करो, एक्सप्रेस करो, दिखाओ, मास परसेंटेज में दिखा दिया। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन दूसरा है, डिटरमिन द मोलैलिटी ऑफ क्लोरोफॉर्म इन वाटर। अभी आपके पास जो आंसर आया है मास परसेंटेज वो कितना है, 15 इंटू 10⁻⁻4 है ना। परसेंटेज का मतलब होता है कि 100 में इतना, यानी अगर मेरे पास 100 ग्राम वाटर है तो 100 ग्राम वाटर में कितना होगा, 15 इंटू 10⁻⁻4।
ठीक है। तो 1000 ग्राम वाटर में कितना होगा, 1000 ग्राम में हो जाएगा 15 इंटू 10⁻³ क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा ना तो पावर एक कम हो जाएगी, माइनस की है ना। इतने ग्राम होगा क्या, इतने ग्राम क्लोरोफॉर्म होगा। जब मेरा आंसर 5% में आ गया था तो मैंने आपको 1000 में क्यों करके दिखाया है, इसका रीज़न है मुझे पूछा गया है मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला होता है W/m इंटू कैपिटल W, किलोग्राम में, कहाँ का, सोलवेंट का। तो किलोग्राम में आपका सोलवेंट होना चाहिए, मेरे पास है 1000 ग्राम माने 1 kg, तो ये मेरे पास क्या आ गया 1 kg में क्लोरोफॉर्म कितनी है, ये भी मेरे पास आ गया 15 इंटू 10⁻³, इसलिए बदला था मैंने। 100 के अकॉर्डिंग कैलकुलेशन करूँ तो ये भी आएगा, लेकिन मुझे मोलैलिटी के लिए क्या चाहिए होता है, 1 kg चाहिए होता है सोलवेंट। 1 kg बोले तो 1000 ग्राम चाहिए होता है, तो मैंने यहाँ 1 रख दिया, यहाँ W रख दिया, और M क्या रखूँ यहाँ पर, अब M रखा जाएगा CHCl3 का। कार्बन का कितना है 12, हाइड्रोजन का है 1, क्लोरीन का कितना है 35.5 इंटू 3। इन सबको आपको क्या कर देना है, ऐड। ठीक, ये हो जाएगा 13 119, ओके 119.5। अब आपका जो भी आएगा मोलैलिटी निकल कर आएगी, जो उसने मुझसे सेकंड क्वेश्चन किया था। ये बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं, आप लोगों की नॉलेज बढ़ रही होगी। ज़्यादा स्पीड मैंने पकड़ी नहीं है क्योंकि मुझे हल्की स्पीड में कराना है। बच्चे ऐसे भी हैं जो एवरेज हैं और कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो बिल्कुल कम हैं, तो बड़ी हल्के हल्के धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ। आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ जानी चाहिए।